नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो साथियों, पिछली जो हमारी वीडियो आई थी, उसमें हमने आपको गणनाओं में सार्थक अंकों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में, निकटन या सन्निकटन के बारे में, जिसको राउंडिंग ऑफ भी कहा जाता है, एवं इसके अलावा कुछ परिवर्तनीय कारकों के बारे में भी हमने आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया था। तो आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है और देखते रहिए। और ये हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं बेटा, वो सभी एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए और यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी हैं। और कंपटीशन वाले बच्चे भी इनको देख सकते हैं और वो भी हमारी वीडियोस के द्वारा बहुत सारा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालिए, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। आज हम रासायनिक संयोग के कुछ नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या नियम है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए आप, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 1 पर डालिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, इसमें लिखिए, अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था बेटा लेवोशिए ने, जिसको लेवाइजर भी कहा जाता है। तो लिखिए इसमें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोशिए इसी को क्या है, लेवाइजर भी कहा जाता है। लेवोशिए या लेवाइजर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोशिए ने या लेवाइजर ने। ठीक है बेटा, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो लेवोशिए ने दिया था, लेवाइजर ने दिया था, उसके अनुसार क्या है, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, या अथवा। ठीक है, इसका एक और मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अभिकारक होते हैं जिन जिन पदार्थों में क्या है अभिक्रिया होती है उनको अभिकारक कहा जाता है, और उत्पाद होते हैं जो हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल जैसे सोडियम का और सिल्वर क्लोराइड का, इन दोनों की अभिक्रिया हम करवाते हैं। ठीक है, तो इससे बनेगा NaCl, और ये NaCl के साथ हो जाएगा ना, Ag अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा हमको देखना है ये दोनों क्या है अभिकारक हैं, सोडियम और ये सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये दोनों अभिकारक हैं क्योंकि इन दोनों से मिलकर के अभिक्रिया हो रही है, और ये दोनों उत्पाद हैं क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया के बाद में हमको प्राप्त हुए हैं। अच्छा, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 ग्राम। ठीक है बेटा, सिल्वर का होता है 108 ग्राम। ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम। ठीक है, यहां सोडियम का 23 ग्राम। अच्छा, इन तीनों को जोड़ करके कितना प्राप्त हो रहा है हमें, ये देख लो पहले। इन तीनों को जोड़ करके हमें प्राप्त हो रहा है 166.5 ग्राम, 166.5 ग्राम हमको प्राप्त हो रहा है इनको जोड़ करके। अब यहां देख लो, सोडियम का 23 ग्राम, 23 ग्राम। ठीक है, इसका क्लोरीन का 35.5 प्लस 35.5। ठीक है, और इसका सिल्वर का 108 ग्राम। तो इनको भी जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या है 166.5 ग्राम ही प्राप्त होगा, 166.5 ग्राम ही हमको इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने दिया था, लेवोशिए ने या लेवाइजर ने। और इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यहाँ पे अभिकारकों का कुल द्रव्यमान निकल रहा है 166.5 ग्राम, और यहाँ उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी कितना है 166.5 ग्राम। तो ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इससे आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, है ना। ओके, चलिए बेटा। यहाँ एक नोट डालिए बेटा, अब
अच्छा, आइंस्टीन ने जब यहाँ पर लेवोशिये ने या लेवाइजर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दे दिया था, तो आइंस्टीन ने इसका थोड़ा सा विरोध किया। ठीक है, आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने क्या था, इसका थोड़ा सा विरोध किया और उन्होंने फिर क्या है, अपने समीकरण यहां देना प्रारंभ किया। तो यहां लिखिए नोट में, आइंस्टीन के समीकरण आइंस्टीन के समीकरण आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार, आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में बेटा E क्या है, ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश के वेग को दर्शाता है। तो आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। में बदला जा सकता है। मतलब लेवोशिये ने हमारे ने बेटा जो समीकरण दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें उसने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन यहां पर इसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात का खंडन किया। उसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि मान लो हम 5 किलो कोयला जलाते हैं और उसके बाद जब वो जल जाता है तो जलने के बाद भी क्या है, जो राख बचती है उसका वजन 2 किलो बचता है, 5 किलो बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने और भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो वो अभी यहाँ पढ़ते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसी तरह से जो कोयला हमने जलाया था, मान लो 5 किलो कोयला जलाया था, उसमें से उसकी राख बची 2 किलो, तो मतलब 3 किलोग्राम जो उसका वजन है, उसका वेट है, वो क्या है, उसकी ऊर्जा बन गई। ठीक है, इसलिए उसका वजन कम हो गया, वो क्या है, ऊर्जा में बदल गया। तो आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अतः पूरे विश्व का द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, पूरे विश्व का द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। अतः पूरे विश्व का द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, बल्कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा का योग, संरक्षित होता है। द्रव्यमान एवं ऊर्जा का योग संरक्षित होता है। ठीक है, तो ये आइंस्टीन ने हमारे ने कहा था, उसने कहा था आइंस्टीन ने कि पूरे विश्व का द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, बल्कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा का योग संरक्षित होता है। ठीक है, इस तरह से मतलब योग निकाला जा सकता है कि मतलब जैसे 5 किलो हमने कोयला जलाया था, उसमें से 2 किलो राख बची है उसके जलने के बाद, तो 3 किलो उसने क्या है, ऊर्जा उत्पादित उसने कर दी कोयले ने। तो ऊर्जा का योग
और जो उसका द्रव्यमान का योग जो 2 किलो बचा है, कुल मिलाकर के वो पूरा 5 किलो बैठ जाएगा। तो इस तरह से उसने कहा था कि पूरे विश्व का द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, बल्कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा का योग जो होता है, दोनों का योग संरक्षित होता है। अगला नियम पढ़ते हैं बेटा। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। इसमें है, अच्छा, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था बेटा? प्राउस्ट ने दिया था। यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। इसमें लिखिए, यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। और प्राउस्ट ने इसके बारे में क्या कहा था? उसने कहा था किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लिया जाए। उसने कहा था किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लिया जाए। किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। प्राउस्ट ने कहा था कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का क्या है? उसमें जो तत्व उपस्थित होते हैं उनका क्या है? एक स्थिर भारात्मक अनुपात होता है। या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित स्थिर भारात्मक अनुपात होता है। परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। प्राउस्ट ने क्या कहा था बेटा? कि किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो एग्जांपल देखो इसका, जैसे मान लो H2O है, जल। अब जल को आप किसी कुएं से ले लो या किसी नल से ले लो या किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, है ना, या आरओ का वाटर ले लो, है ना, या मिनरल वाटर ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लो। लेकिन उसमें क्या है? हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहता है। कैसे? ऊपर वाले को मिटा देता हूं बेटा थोड़ा सा मैं यहां से, है ना, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स वगैरह ऊपर करवा देंगे। स्क्रीनशॉट तो इसका ले ही लिया है, ये तो पिछले वाले में से है ना, नहीं तो थोड़ी सी वीडियो को बैक करके तब ले लेना।
तो इसमें लिखिए एग्जाम्पल में आप जल को किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त करने पर जल को किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त करने पर जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ठीक है, जल को चाहे आप नल से ले लो या आरओ का वाटर ले लो या किसी कुएं से ले लो या किसी नदी तालाब से ले लो। ठीक है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या है, 1:8 होता है। जैसे यहां देख लो, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं जल में हमारे में, 2। इसका परमाणु भार कितना है, 1। अनुपात 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बेटा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 16 का 16, ऑक्सीजन एक ही थी क्योंकि, तो कितना हो गया, 1:8 ही तो आ रहा है इसका, कितना हो जाएगा, 1:8। तो हाइड्रोजन को H2O को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त करने पर H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या है, 1:8 होता है। यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, ये नियम प्राउस्ट ने दिया था और इसके अनुसार क्या है, किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता ही होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि अगला नियम आपको हम कराते हैं। ओके बेटा, मिटाते हैं फिर, है ना। अगला नियम है बेटा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये नियम दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने। ये नियम किसने दिया था, डाल्टन ने। यह नियम डाल्टन ने दिया था। ठीक है बेटा, इसके अनुसार इसमें डाल्टन ने क्या बताया था बेटा, इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके
दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान क्या है, दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं, तो वे आपस में सरल गुणित अनुपात में हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, सरल गुणित अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम क्या है बेटा, ये नियम डाल्टन ने दिया था। इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वे आपस में सरल गुणित अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है, क्रिया करता है, तो एक बार तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक बार बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, एक बार बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके अनुपात देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम अनुपात लिखेंगे तो कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 12:16। ठीक है, यहां पे इनके अनुपात देख लो, कार्बन का 12 अनुपात ऑक्सीजन का 16 गुणा 2, 2 ऑक्सीजन है ना, कितने हो गए, 16 दूनी 32, 12:32 हो गए ना, सीधा 32 ही लिख देता हूं बेटा मैं, 16 गुणा 2 बराबर 32। ठीक है, ये अनुपात हो गया। अब जब ऑक्सीजन के अनुपातों को हम यहां लिखते हैं, मान लो जैसे पहली वाली ऑक्सीजन का अनुपात में क्या है, दूसरी ऑक्सीजन का अनुपात, तो 16:32। ठीक है, कितने हो गए, क्या आ गया इसका, 1:2। तो ये क्या है, एक सरल गुणित अनुपात है बेटा। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। मतलब डाल्टन ने जो नियम दिया था गुणित अनुपात का, उसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो यहां बना दी, एक बार तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी, एक बार उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान
जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है, अब इस तत्व के क्या है, विभिन्न द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का यहाँ 16 है और यहाँ 32 है परमाणु द्रव्यमान। तो ये क्या है, कार्बन के एक निश्चित द्रव्यमान से क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो वे आपस में क्या है, सरल गुणित अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसके ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान होंगे वो आपस में क्या है, सरल गुणित अनुपात में प्राप्त हमको होंगे। इसका एक और एग्जांपल लिखाऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं मिटा दूं इसको। ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलिए मिटा देते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लिए, दूसरा एग्जांपल देख लो इसका। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया जब होती है तो एक बार तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक बार बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब यहां सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात हम लिखेंगे। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात जब हम लिखेंगे तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इसका भी क्या हो जाएगा 32, 16 दूनी 32। यहाँ सल्फर का 32 अनुपात ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो 16 थी 48, 32 अनुपात 48 हो गया। ठीक है बेटा, अब ऑक्सीजन के जब द्रव्यमान को हम निकालेंगे, अनुपात में रखेंगे तो 32 अनुपात 48। ठीक है, तो ये क्या है, 2 अनुपात 3 में ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 2 अनुपात 3। तो ये क्या है, एक सरल गुणित अनुपात में ये क्या है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा एक नोट और लिख लो। एक नोट डाल लो, डाल्टन जो था बेटा, डाल्टन ने परमाणु की खोज भी की थी। डाल्टन ने परमाणु की खोज भी की थी। ठीक है बेटा, तो बेटा इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, समाप्त करते हैं इसी के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।